हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स, जिसका कि आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें कि हमको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस यानी इनकम टैक्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, यानी उसके बेसिक्स जानने हैं कि किस टर्म को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। एक्चुअली में हमको टर्म्स के मीनिंग जानने हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। इनकम टैक्स की हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हमें नहीं जाननी है। हमारा जो पार्ट है वो शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस से। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने सिलेबस में भी देख सकते हैं, इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, किसको हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, तो ऐसा टैक्स जो कि हमारी इनकम पे लगता है, तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि इनकम, किस इनकम को हम उसमें इंक्लूड करेंगे, यानी इनकम हम किसको कह सकते हैं, किस रूप में या किस तरह से हम इनकम को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि income is one of the important terms of the Income Tax Act, as income tax is charged on the income of a person. This term has not been defined in the Income Tax Act except that it states as to what is included in income. यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ इतना लिखा गया है कि Under this section, income includes profits and gains, dividend, voluntary contributions received by कोई trust है created for charitable or religious purpose by a scientific research association, by a games or sports association or institution, any university or other educational institution, or any hospital or any other institution, and electoral trust. ठीक, तो यहाँ पे इन लोगों के द्वारा मिलने वाली जो भी मतलब इनकम होगी, जैसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स तो बिजनेस से होगा, डिविडेंड हम कहीं इन्वेस्ट करके रखे होंगे वो इनकम होगी, और वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर रिसीव हो रहे हैं हमको इन सारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक, द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, यानी अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स देना होगा, तो उसके साथ में जो पर्क्स एंड परक्विजिट्स या कोई प्रॉफिट्स मिलते हैं उस वो भी आपकी इनकम में आएगा। एनी स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट स्पेशली ग्रांटेड, कोई अलाउंस अगर आपके सैलरी के साथ मिलता है तो वो भी उसमें आएगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू द एसएससी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज और कॉम्पनसेट हिम फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कोई भी अलाउंस जो उसकी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग को कॉम्पनसेट कर रहा है, उसके डेली के खर्चे जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको उठाने के लिए दे रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, इन सब को भी इनकम माना जाएगा और इस पे भी टैक्स लगेगा। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट विच इज ऑब्टेन्ड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो जो पर्क्स हैं यानी जो मॉनेटरी टर्म्स में हमको नहीं भी मिल रहे हैं लेकिन हमको हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है हमारे बच्चों को, तो वो भी इनकम ही मानी जाएगी और उस पर भी टैक्स लगेगा। एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, यानी बिजनेस और प्रोफेशन के थ्रू कोई भी इनकम अगर हमें रिसीव होती है तो उस पर भी वो अभी इनकम कहलाएगी। कोई कैपिटल गेन जैसे हॉर्स रेस से आप जीत जाते हो, लॉटरी से जीतते हो या कहीं से भी। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कैरिड ऑन बाय अ म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी इन सब में से किसी का भी, मतलब ये लोग अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो भी प्रॉफिट और गेन भी इनकम में आएगी। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग, मतलब ये सब जो कैजुअल इनकम्स हैं ये भी हमारी इनकम में ही आएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट टर्म गेन हो जाती है, तो इस पे भी आपको टैक्स देना होगा। लॉटरी इंक्लूड्स विनिंग फ्रॉम प्राइजेज अवॉर्डेड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तो यहाँ पे लॉटरी के बारे में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, वो भी आपकी इनकम में आएगा, या सुपर एनुएशन फंड है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट किसी के भी थ्रू। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम रिसीव्ड बाय वे ऑफ बोनस
सच पॉलिसी यानी कुल मिला के वो सारी इनकम जो आप यूज कर रहे हो अपने खर्चे के लिए वो सब की सब इनकम में आएगी। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, अगर लोन वगैरह दे रहे हो, कैरीड ऑन बाई अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स मेंबर्स, जो भी एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर इशूइंग शेयर्स एज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो अगर शेयर इशू करने के लिए कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो भी आपकी इनकम कही जाएगी कंपनी के केस में। Any sum of money received as an advance in the course of negotiations for the transfer of capital asset and such negotiation fails, the amount so forfeited. If the SSC receives the following from the central government or the state government or any other authority or body or agency, it will be treated as income, subsidy or grant or cash incentive or duty drawback और वेवर और कंसेशन और रीइंबर्समेंट, यानी जब हमको गैस की सब्सिडी मिलती है या कोई भी जो चीज़ है वो भी आपकी इनकम में आएगी। However, if such subsidy or grant or reimbursement is taken into account for determination of the actual cost of the asset, it will not be treated as income। अगर एसेट के थ्रू आप कैपिटल गेन या किसी और हेड के अंदर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो तो उस सब्सिडी और ग्रांट को आपकी इनकम में नहीं माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की जो बात की गई है तो ये इनकम जो है वो नॉन कंक्लूसिव है। इट इंक्लूड सम अदर रिसीट्स आल्सो विच आर ऑर्डिनरी ट्रीटेड एज इनकम। कुछ और रिसीट्स भी होती है, कोई मॉनेटरी इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम डेफिनेट सोर्स विद सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी। सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी यानी जैसे सैलरी मिल रही तो हर मंथ मिलेगी, और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी मतलब हर साल प्रॉफिट होगा। These definite sources of income are salaries, income from house property, profits and gains of business, or capital gains, income from other sources, सारी हो जाएगी। Besides this, there are some other important rules regarding income. There should be a definite source of income. An income earned whether legally or illegally is taxable under the income tax। चाहे आपने लीगली कोई इनकम अर्न की हो या इलीगली, दोनों पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई हैं, इतना ज़्यादा किसी इनकम से नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना हो गया इनकम का आपका। नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। हम इनकम की तो बात कर चुके हैं, अब ग्रॉस टोटल इनकम हम किसको कहेंगे? जहाँ पे हम डिफरेंट हेड्स की सारी इनकम्स को जोड़ देते हैं और उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम में आते हैं। यानी सैलरी आपको थोड़ी मिलती है, आपने कहीं कोई घर रेंट पे दे रखा है उससे भी आपको किराया मिल जाता है, छोटा मोटा बिजनेस आपके घर पे कोई दुकान या कोई भी चीज़ है तो वो भी चल जाता है। कैपिटल गेन, आपने कोई घर बेच दिया, कोई जमीन जायदाद बेची तो उससे कुछ पैसा मिला तो वो कैपिटल गेन में आ गया। और ये लॉटरी और कैजुअल इनकम्स के थ्रू जो भी गेन हो जाती है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नाम से जानेंगे। So the income under each head is computed after making deductions permissible under that head. Further, brought forward losses shall be deducted to arrive at assessable income। ठीक, तो इसी को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे, जहाँ पे हम कोई लॉसेस वगैरह डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस, यानी अभी ये ग्रॉस टोटल इनकम है, जब इसमें से डिडक्शंस डिवाइड कर घटा दिए जाएंगे हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये भी हमको डिडक्शंस पढ़ने हैं अभी, तो वो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम द अमाउंट सो अराइव्ड इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। ठीक, तो अमाउंट जो भी आएगा उसको नियरेस्ट रुपीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डिफरेंस अगर हम देखें कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है, तो एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। यानी सैलरीज से ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी से ले लिया, सब जगह से अगर वेरियस हेड्स से ले लिया एवरेज तो वो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। आफ्टर डिडक्शन अंडर 80C टू 80U द बैलेंस इज कॉल्ड टोटल इनकम। यानी ये टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, इसमें से डिडक्शन माइनस कर दिए तो टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट राउंडेड ऑफ, इसको राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, बट टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज।
टैक्स इज नॉट लेवाइड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं लगता है, डिडक्शन करने के बाद लगता है। तो टैक्स इज लेवाइड ऑन द टोटल इनकम एट द प्रेस्क्राइब रेट्स। ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती, और टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम और लेस देन ग्रॉस टोटल इनकम, इक्वल हो सकती, कम हो सकती है टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम के, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को नहीं इंक्लूड किया जाता है। इफ एग्रीकल्चरल बिकम इनकम एक्सीड्स 5000, अगर 5000 से ज़्यादा की आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो इट इज़ इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय द एसएससी। तो फिर उस इंडिविजुअल या एचयूएफ के उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी और टैक्स कितना उसको देना है ये देखा जाएगा। तो ये था हमारा टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट, यानी सैलरी के हेड में और बिजनेस प्रोफेशन के हेड में सब में आप ले लो और कुछ डिडक्ट ना करो तो वो ग्रॉस टोटल इनकम है, और 80C से 80U वाले डिडक्शंस कर दोगे तो वो टोटल इनकम हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम पे। टोटल इनकम हमने पढ़ ली, ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ ली, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे। तो एग्रीकल्चर इनकम का एक अलग चैप्टर है। एग्रीकल्चर इनकम कुल मान के समझ लीजिए कि आपके फार्म हाउसेस से, आपकी फार्म से, मतलब जो खेत है उससे होने वाली जो इनकम है, उस पर अगर आप कोई खेती वगैरह कर रहे हो, ग्रेन्स उगा रहे हो, देन उसको बेच के कोई इनकम कमा रहे हो, या वहाँ पे आपने फार्म हाउस बनवा दिया है उससे कोई इनकम हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। अभी एग्रीकल्चर इनकम हम लोगों को अलग से पढ़नी है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर में है वो हम आपको बता देंगे एग्रीकल्चर इनकम सबसे लास्ट में। पहले ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम वही है जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ठीक। तो एनी रिसीव्ड विच इज ऑफ अ कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर इज कैजुअल इनकम। जैसे कभी कभी अगर कोई इनकम हो जाती, इन अदर वर्ड्स कैजुअल इनकम इज दैट इनकम द रिसीट ऑफ विच इज एक्सीडेंटल एंड विदाउट एनी स्टिपुलेशन, यानी एक्सीडेंटल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और एकदम से हो जाती है, इस कोई स्टिपुलेशन की जरूरत नहीं होती। इट इज द नेचर ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, तो रोज तो किसी की लॉटरी लगती नहीं, कभी कभी लगती है। क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉम एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाट्सएवर आर कैजुअल इनकम्स। तो कभी कभी होने वाली चीजें हैं, कभी आप गेम जीत गए, क्रॉसवर्ड पजल जीत गए, लॉटरी निकल गई आपकी, तो मतलब कहा जा सकता है कि वो कैजुअल इनकम है। इसी वजह से receipts even from habitual betting are non recurring receipts and accessible as casual income, यानी मान लेते हैं कि आप डेली ही सट्टा लगाते हो, बेटिंग करते हो, हैबिचुअल हो आप, लेकिन फिर भी उसको नॉन रिकरिंग नेचर का माना जाएगा और कैजुअल इनकम के हेड के अंडर ही वो एक्सेसिबल होगी। नेक्स्ट बोला कि द कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, कैपिटल गेन्स, यानी जमीन को बेच के जो पैसा मिलता है उसको कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं, ना कि कैजुअल इनकम के। रिसीट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तो किसी बिजनेस या फिर किसी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के वहां से कोई रिसीट्स मिलती है तो उसको भी कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भाई अब जब दिखा लेगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट वगैरह पूरा हो जाएगा या कोई डील चल रही वो पूरी हो जाएगी तभी पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे ये वाला केस नहीं होगा, मतलब कैजुअल इनकम उसको नहीं माना जाएगा। रिसीट्स बाय वे ऑफ एडिशन टू रेम्युनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज बोनस, ग्रेचुइटी, परक्विजिट्स। तो हम अपना कैजुअल इनकम हम उसमें भी जोड़ दे जो कभी कभी हमारा पैसा बढ़ गया है, रेम्युनरेशन बढ़ गया है एम्प्लॉयज का, बोनस, ग्रेचुइटी, परक्विजिट्स कुछ भी जो बढ़ा है और हम उस पे कोई पैसा देंगे, वो भी कभी कभी ही होता है, तो उसको भी कैजुअल इनकम नहीं कहा जाएगा। वॉलेंटरी पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। तो जो वॉलेंट्री पेमेंट है, अगर ऑक्यूपेशन को एक्सरसाइज करने के लिए कोई वॉलेंट्री पेमेंट आपको दे रहा है उसको भी कैजुअल इनकम के नाम से नहीं जानेंगे। टिप्स गिवन इन एन ऑर्डिनरी वे टू टैक्सी ड्राइवर्स इन द एम्प्लॉय ऑफ टैक्सी ओनर्स आर इनकम अराइजिंग फ्रॉम
एक्सरसाइज ऑफ एन ऑक्यूपेशन, यानी आप टैक्सी ड्राइवर्स को कुछ चीज सिखाते हो, उनसे कुछ पैसा लेते हो, तो उस ऑर्डिनरी कोर्स में तो वो ऑक्यूपेशन कहलाएगा। सिमिलरली ग्रेचुइटीज टू वेटर्स इन अ होटल आर टैक्सेबल, और वेटर में ग्रेचुइटी जो लोग लिए हुए हैं वो डेली ये काम करते हैं, इस वजह से उनकी भी कैजुअल इनकम नहीं मानी जाएगी, उस पर भी टैक्स लगेगा। अ रिसीट में बी टैक्सेबल एज इनकम अराइजिंग फ्रॉम द लीगल एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन इवन इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो बोला गया कि बहुत सारे जो रिसीट्स हैं वो टैक्सेबल भी हो सकती है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इनकम टैक्स वाले के वहां से उसको चुरा लिया है, कह सकते हो। इनकम अराइजिंग फ्रॉम द लीगल एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन इवन इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो ये सारी चीज बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जो आपकी कैजुअल इनकम होती है वो ऐसी इनकम होती है जो कभी कभी मिलती है। तो अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इज नॉट इनकम एट ऑल। तो अगर कोई गिफ्ट मिला तो वो इनकम तो है ही नहीं आपकी, क्योंकि इनकम आपको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसको कहेंगे जिससे हम अपना खर्चा चला सकते हैं। गिफ्ट यहाँ इसमें नहीं आता है। Birthday and wedding gifts are the simplest insurance instances in point. A gift from a relative does not become income merely because it is repeated after ईयर आफ्टर ईयर। ऐसा नहीं है कि हर बार आप अपने गिफ्ट को इनकम मान लोगे, क्योंकि हर साल जब आपका बर्थडे आता है तब नया गिफ्ट आता है। तो अ रेगुलर अलाउंस इज गिवन ईयर आफ्टर ईयर प्योरली एज अ वॉलेंटरी गिफ्ट बाई अ प्रेजेंट to a child or by a husband to his wife or by one relation to another is merely a fresh gift every time it is paid and does not amount to income। वो उसके लिए पे करके तब आपके लिए गिफ्ट लाया, तो वो इनकम का सोर्स नहीं है कि आप उसको बेच के उससे पैसा ले लोगे। अदर प्रोविजंस दिए हुए हैं कैजुअल इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। तो जब कैजुअल इनकम एक बार कैलकुलेट कर ली जाएगी तो उसमें से एक्सपेंसेस घटाने का मौका नहीं दिया जाना है। तो इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू रिसीव कैजुअल इनकम द एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम अजयस इनकम। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल परचेजेज लॉटरी टिकट्स, द कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट्स इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम एनी इनकम व्हाट्सोएवर। तो आपकी किसी भी इनकम से लॉटरी की कॉस्ट नहीं घटाई जाएगी। सिमिलरली इफ पोस्टल चार्जेस हैव बीन पेड फॉर सेंडिंग क्रॉसवर्ड पजल्स सच एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम एनी इनकम। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो नॉन डिडक्टेबल है। सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिटेड, यानी आगे जाके आप लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इफ इंस्टेड ऑफ कैजुअल इनकम देयर इज अ कैजुअल लॉस सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन wins in a card game on the first day and loses the next day he cannot set off the loss against any income। तो पहले दिन वो जीत जाता है, सेकेंड डे हार जाता है, और अब उसके पास पैसा भी नहीं कि वो कोई भी सट्टा लगाए। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इफ द विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी horse race crossword puzzle card games and other games of any sort exceed rupees 10,000 the tax will be deducted at source in prescribed rate। यानी जो कैजुअल इनकम आपको पता ही चल गया, विनिंग लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल इससे सबसे होता है, तो इनके थ्रू अगर आपका कोई खर्चा हो जाता है जहाँ पे 10,000 रुपये से ज़्यादा लग रहा है तो टैक्स जो है डिडक्ट किया जाएगा प्रेस्क्राइब्ड रेट पे सोर्स में आने के मतलब वहाँ के बाद। ठीक है। फोर्थ बोला गया कि रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, तो आपको पता है कि लॉटरीज वगैरह जो ये इस टाइप की जो भी इनकम्स होती हैं उन पे हम 30% टैक्स चार्ज करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, तो कौन बनेगा करोड़पति में अगर आपको 5 करोड़ मिलता है तो आपका 1.5 करोड़ के लगभग टैक्स में ही चला जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको वो बोला गया एसएससी कौन होता है। एसएससी वो होता है जिसकी इनकम एसेस की जा रही है, यानी जिसकी इनकम का असेसमेंट किया जा रहा है, जो इनकम टैक्स देने वाला है, दैट इज कॉल्ड एसएससी, उसी को हम एसएससी कहेंगे। और यहाँ पे एसएससी का मीनिंग बताया गया है कि एसएससी मीन्स अ पर्सन।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स, ठीक। असेसमेंट यानी जिसकी इनकम का असेसमेंट किया जा रहा है, इनकम पे टैक्स का असेसमेंट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एसएससी। तो जो कहीं ना कहीं टैक्स देने के लिए लाइबल है वो एसएससी कहलाएगा। हु इज लाइबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, कोई फाइन लगा दिया गया लेट टैक्स देने की वजह से, वो एसएससी कहलाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceedings under this act has been taken for the assessment of his income और assessment of fringe benefits, तो उसको भी कहेंगे। यानी किसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है असेसमेंट के लिए, किसी की इनकम ली गई है या उसके फ्रिंज बेनिफिट्स का असेसमेंट किया जा रहा है, तो वो भी एसएससी कहलाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceedings under this act has been taken for the assessment of the income of any other person in respect of which ही इज एसेसिबल, यानी किसी और की इनकम है लेकिन आपका सब कुछ एसेस किया जा रहा है, उसका असेसमेंट किया जा रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन। तो एसएससी वो भी हो सकता है अगर कोई लॉस बियर कर रहा है और उसको भी वहां पे इवेल्युएट किया जा रहा है। नेक्स्ट बोला गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, कोई किसी तरीके का रिफंड मिल रहा है तो वो भी एसएससी में आ जाएगा। हु इज डीम टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी जिसको डीम टू भी मान लिया जा रहा है, अभी एसएससी नहीं है लेकिन हाँ इस साल से उसकी इनकम होना शुरू है, तो इस बार उसका सब कुछ मूल्यांकन कह सकते हैं, इवेल्युएशन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। हु इज डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी किसी डिफॉल्ट की वजह से कोई एसएससी बनने वाला है तो उसको भी एसएससी का नाम हम देंगे। कुल मिला के जो टैक्स भरता है, जिसकी इनकम कैलकुलेट करके इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसी को हम एसएससी के नाम से जानते हैं। अब डीम्ड एसएससी होता क्या है, यहाँ पे इसीलिए बताया गया कि a person who is deemed to be an SSC for some other person is called deemed SSC, यानी किसी दूसरे पर्सन के लिए वो SSC जैसा ही माना जा रहा है, उसको हम deemed SSC कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एन SSC फॉर दैट इनकम ऑफ द डिजीज्ड ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द डिजीज्ड बिफोर हिज डेथ, यानी मान लेते हैं कि 1 फरवरी को डेथ हो जाती है तो अभी 2 महीने की इनकम उनकी बची हुई है, उस पर टैक्स देना भी बचा हुआ है, तो ये उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेगा। तो कहीं ना कहीं डीम्ड एसएससी वही है, क्योंकि उनके मरने के बाद फिर सब जमीन जायदाद उसी एसएससी के पास चली आएगी और फिर वो असेसमेंट कराने लगेगा, ठीक। तो रियल एसएससी बन जाएगा। अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग अ फॉरेनर और अ माइनर और अ ल्यूनेटिक इज ट्रीटेड एज एन एसएससी फॉर द इनकम ऑफ सच फॉरेनर और माइनर और ल्यूनेटिक, ठीक। तो अगर कोई पर्सन है वो फॉरेनर को प्रेजेंट कराए क्योंकि वो तो यहाँ पे टैक्स देगा नहीं, ठीक, माइनर को प्रेजेंट कर रहा है या लुनेटिक को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाएगा एज एन एसएससी फॉर इनकम ऑफ सच फॉरेनर और माइनर और लुनेटिक। तो आपको भी उनका सब लेने देने करने के लिए भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है एसएससी इन डिफॉल्ट। यहाँ तो डीम्ड एसएससी यानी आगे चल के जो एसएससी बन जाएगा, जिसको मान लिया गया है एसएससी। एसएससी इन डिफॉल्ट किसको बोला जाएगा, तो व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, तो एसएससी इन डिफॉल्ट किसको बोला जाएगा, व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर द एक्ट एंड ही फेल्स टू डू इट, और वो करने में फेल हो जाता है, ही इज कॉल्ड एन एसएससी इन डिफॉल्ट, क्योंकि उसने डिफॉल्ट कर दिया तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल यहाँ दिया गया कि इफ अ पर्सन व्हाइल मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑन एट सोर्स, क्योंकि आप किसी को कुछ भी दे रहे हो तो उसमें से इनकम टैक्स जो है एट सोर्स डिडक्ट करोगे, डज नॉट डिडक्ट इनकम टैक्स देयर फ्रॉम, लेकिन उसने इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया, और हैविंग डिडक्टेड डज नॉट डिपॉजिट इट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, अब वो जमा तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं कर पाएगा, ही विल बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट फॉर दैट इनकम टैक्स। अब वो उस पर्टिकुलर टैक्स को जो उसने नहीं पे किया वो जाके डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी में देगा और तब उसको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि वो बाय डिफॉल्ट एसएससी बन गया, वो था नहीं। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यानी जिस साल आपको टैक्स देना है, तो वो हमेशा जिस साल आपकी इनकम हुई है, जैसे कि इस साल मार्च में जो है मतलब 2013
2023 का जो मार्च है उसमें एक साल हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा। ठीक, फिर 1 अप्रैल से नया असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा। तो असेसमेंट ईयर हम किसको कहेंगे? 1 अप्रैल से जो शुरू होगा, और 1 अप्रैल से लेके, जैसे अभी से हम जोड़ रहे हैं 2022 के 1 अप्रैल से लेके 2023 के 30 मार्च तक का जो पीरियड है उसको असेसमेंट, उसको प्रीवियस ईयर कहेंगे। और उसके बाद जिस ईयर में आपकी पिछले साल की इनकम का असेसमेंट किया जाएगा उसको असेसमेंट ईयर कहेंगे। तो असेसमेंट ईयर्स मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये जाहिर सी बात होती है कि असेसमेंट ईयर को कहेंगे 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। एंड एसएससी इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर में उसने जो भी इनकम कमाई थी उस पे इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देगा, इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर कहा जा रहा है। लाइबल टू टैक्स इन रिलेशन टू अ पर्सन एंड विद रेफरेंस टू कंट्री मीन्स दैट देयर इज एन इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑन सच पर्सन अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री for the time being in force and shall include a person who is subsequently been exempted from such liability under the law of that country। यानी किसको हम liable to tax मानेंगे? तो बोला गया कि that there is an income tax liability on such person under the law, जिसकी भी इनकम जो है वो उस टैक्स स्लैब से ऊपर की आती है उसको टैक्स देना है for the time being in force and shall include a person who has subsequently been exempted, और उस पर्सन को भी इंक्लूड करेगा जो कि एग्जेम्प्ट हो चुका है फ्रॉम सच लाइबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। वही अंकल मार्क कर दी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन। ठीक, पर्सन हम किसे कहेंगे? पर्सन हम किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसका अकाउंट होता है, जिसको इनकम टैक्स देना होता है उसको हम पर्सन के नाम से बोलते हैं। तो पर्सन जो जिसका असेसमेंट किया जाना है वो जो है वो एक कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ पार्टनरशिप कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल के केस पे जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन या ह्यूमन बीइंग, जिसको चाहे वो मेल है या फीमेल है या माइनर, चाइल्ड या लूनेटिक, कोई भी हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स हिंदू फैमिली जिसमें एक पर्सन करता हो और बाकी सारे भी डिसेंडेड फॉर्म में प्रॉपर अपना टाइम देते हो। ठीक, नेक्स्ट है और कंपनी में भी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन डिफाइन होती ही है। ठीक, क्रिएटेड बाय लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड शेयरिंग कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे उसके सारे फीचर्स बता दिए गए और लिमिटेड लाइबिलिटी कैरी करती है ये भी बता दिया गया। तो एनी इंडियन कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ठीक, तो कोई भी इंडियन कंपनी, ठीक, इसके अलावा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि फॉरेन कंट्री में किसी लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड है, एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन ऑफ बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इंडियन नॉन इंडियन, विच इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू बी अ कंपनी। तो कंपनी इसमें से कोई भी हो सकती है, उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन वगैरह भी हो सकता है जहाँ पे बच्चों के लिए सारी चीजें ऑफर की जा रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब जैसे हम असेसमेंट ईयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो असेसमेंट ईयर में हम टैक्स असेस करते हैं। ठीक, लेकिन प्रीवियस ईयर की ही इनकम होती है जिसको हम असेसमेंट के लिए लेते हैं। तो द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, ठीक है, जिस ईयर में हमको इनकम अर्न हुई होगी
उसको हम प्रीवियस ईयर के नाम से जानेंगे। एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच दिस इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और नेक्स्ट ईयर जिसमें जाके ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, जिसमें हम इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं, देते हैं, उसको हम असेसमेंट ईयर का नाम देते हैं। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट। क्योंकि हर साल आपको पता है कि अब 1 फरवरी को जो है बजट पास होता है, और उसी बजट हम कहते हैं, लेकिन वो हर साल एक नया फाइनेंस एक्ट पास होता है जिसमें इनकम टैक्स के जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको रिवाइज किया जाता है, कह सकते हो कि अपग्रेड किया जाता है, जो भी उनको अपडेट किया जाता है। तो उसी से जो टैक्स स्लैब आता है उसी बेसिस पे असेसमेंट ईयर में आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। जनरली द प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर जाना जाएगा। द फाइनेंशियल ईयर बिगिंस ऑन 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर अभी का हम ले रहे हैं कि जिसमें हम टैक्स कंप्यूट करने वाले हैं, उसके पहले साल, मतलब वही अप्रैल से मार्च तक का फिर से पीरियड लेंगे, वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। द फाइनेंशियल ईयर विल बी यूनिफॉर्म फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर ऑल द एसएससीज एंड फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक, प्रीवियस ईयर के केस में जो है वो फाइनेंशियल ईयर आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही चलना चाहिए, और सभी एसएससीज के लिए और सारे सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए सही होना चाहिए। इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और एनी अदर न्यू सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है किसी ने जनवरी में ही बिजनेस शुरू किया हो, दिसंबर में किया हो, द प्रीवियस ईयर विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस। तो आपने जिस दिन से बिजनेस शुरू किया है प्रीवियस ईयर वहां से शुरू होगा, उसके पहले की इनकम को नहीं काउंट किया जाएगा। और प्रोफेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, जहां से नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने का दिन होगा तब से देखा जाएगा। एंड विल एंड विद द सेट फाइनेंशियल ईयर, और जैसे जैसे दिसंबर में हमने शुरू किया मार्च में एंड हो रहा है तो तभी एंड कर देंगे। इन दिस केस द फर्स्ट प्रीवियस ईयर में बी ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। तो इसमें पहला वाला जो प्रीवियस ईयर होता है वो कम 12 महीने से कम का हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर कभी भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक, तो आई थिंक कि प्रीवियस ईयर भी आपको समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, और कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं लेके उसी सेम ईयर में ही असेसमेंट होता है। तो इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, तो वो आया है थोड़ी देर के लिए फिर शिप से चला जाएगा, तो उसकी इनकम भी जो है वो इसी साल में टैक्सेबल हो जाती है। तो 7.5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरियज विल बी डीम्ड टू बी द इनकम। और उस कैरिज पे जो भी सामान वामान का पैसा ऐसा देना होगा उसको हम डीम टू बी इनकम मान लेंगे। तो इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट कैरिंग शिपिंग बिजनेस एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम कैरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर कैरी करने की वजह से लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्स एट अ पोर्ट ऑफ इंडिया विल बी टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ इट्स अर्निंग, यानी जिस साल अर्निंग हो रही है उसी साल उसमें देखा जाएगा। इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं तो पहले उनसे बोला जाएगा आप इस साल का टैक्स दे के जाओ। इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, तो पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए वो खत्म हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ही जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए उनसे भी टैक्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। टैक्स अवॉइड करने के लिए अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उसी साल असेसिंग ऑफिसर जो है असेसमेंट करके उससे पैसा ले लेगा। नेक्स्ट है ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, तो जब आप बिजनेस या प्रोफेशन बंद करने वाले हो तब भी आपसे टैक्स लिया जा सकता है। तो इन द केस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच द बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड, वहां से जोड़ के उसको प्रीवियस ईयर ना लेके उसी को असेसमेंट ईयर मान लिया जाएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पैन नंबर और मार्जिनल रेट और टैन नंबर ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। ठीक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें और भी टर्म्स हमको अभी इंट्रोडक्शन के बेसिस पे जानने की ज़रूरत है, इनकम टैक्स से रिलेटेड वो हम जानेंगे।